स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद महेश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड या बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका तृतीय प्रश्न पत्र है विज्ञान शिक्षण, इसमें से हम वन लाइनर शुरू कर चुके थे। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के बात की थी विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत, जिसमें लगभग आपके 70 से 75 क्वेश्चनों को लेकर के बात की गई थी, जो कि आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। आज के इस वीडियो में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे। इसमें भी उन प्रश्नों को शामिल किया जाएगा जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और जिन क्वेश्चनों के आने की उम्मीद ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को, पार्ट 1 को। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, सजीव किसे कहते हैं। सजीव के बारे में अगर बात की जाए तो वह अभिव्यक्ति जिसे छूने मात्र से चेतना का एहसास प्रकट होता है वह सजीवता कहलाती है। जिन वस्तुओं में यह चेतना पाई जाती है वह सजीव वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे पेड़ पौधे, जंतु, क्योंकि इनमें सजीवन या जीवन विद्यमान रहता है। यहाँ पर आपका दिया हुआ है लिविंग बीइंग में हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, मानव, पेड़ पौधा जब तक जीवित रहते हैं ये सजीव कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वृद्धि, पोषण, श्वसन क्रिया, प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र आदि जैसे कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका सजीव। प्रश्न दूसरा है, निर्जीव किसे कहते हैं। तो वह वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है निर्जीव कहलाते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, वाहन। ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स की बात की जाए तो इसमें जीवन देखने को नहीं मिलता है, ये निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। जो भी आप देखते हैं भौतिक संसाधन वे आपकी निर्जीव वस्तुएं होती हैं। प्रश्न तीसरा पूछा है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो आप सभी जानते हैं कि पत्तियों में क्लोरोफिल यानी जिसे आप पर्णहरिम के नाम से जानते हैं पाया जाता है, इसी कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियां जो होती प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रधान अंग का कार्य करती हैं, क्योंकि इसके बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न चौथा है, प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं। यहाँ पर उत्पाद पूछा है, कहने का अर्थ यह है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद क्या क्या मिलता है। तो ग्लूकोज बनेगा यानी स्टार्च, और ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी यानी प्राप्त होगी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की बात की जाए तो जो हरे पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल लेकर के ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन गैस मुक्त करेंगे। इसका आप रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था, लेकिन आप फिर भी लिख लीजिए क्योंकि आपके 1 नंबर क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये 6CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्लस ये 6H2O ये हो जाएगा जल, फिर H2 यहाँ पर सूर्य का प्रकाश होगा। ठीक है, उसके बाद जो बनेगा वो है C6H12O6 ये हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस यानी O2 गैस प्राप्त होगी। तो इस सूत्र को आप लिख सकते हैं, वही यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न 5 देखेंगे, जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जंतुओं एवं पौधों में अंतर पूछा है तो इसमें पहला पॉइंट दिया है, पौधों में ऊपर की वृद्धि होती है, ये काफ़ी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं। दूसरा पॉइंट है, पौधों और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है, जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है, ये उसको प्रकट कर सकते हैं, जबकि पौधे अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं कर सकते। दोनों में अंतर यही प्रकट करता है कि जो मनुष्य है जैसे जलने पर या गर्म वस्तुओं को छूने पर उनमें संवेदना उत्पन्न होती है, जबकि पौधे में जैसे छुई मुई का पौधा है, कई और ऐसे पौधे हैं जिनको छूने में वो बंद हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो जंतुओं द्वारा अपनी संवेदना को प्रकट किया जा सकता है, जबकि जो पौधे हैं वो बता नहीं सकते। थर्ड पॉइंट है, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जबकि जीव हेतु प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती।
जरूरी नहीं कि सभी जीव को प्रकाश की आवश्यकता पड़े, यही अंतर है मुख्य। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें आप 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं, काफ़ी होगा। प्रश्न 6 देखेंगे, यानी 6 पॉइंट है, जंतुओं एवं पौधों में समानता बताइए। अब दोनों में समानता पूछी है, तो जंतुओं और पौधों में समानता वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि जंतुओं और पौधों में वृद्धि जो होती है समान देखने को मिलती है, क्योंकि वो दोनों साथ साथ बड़े होते हैं। सेकंड पॉइंट, आकार, जंतुओं का आकार निश्चित अवस्था में ही फैलता है, जबकि पौधों का आकार विशाल रूप ले लेता है, लेकिन दोनों में आकार तो पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है श्वसन क्रिया, पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस जो है वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे पर ही निर्भर रहेंगे। ठीक है, इन तीनों पॉइंटों को आप लिख सकते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए। आप चाहें तो और पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे पोषण हो गया, उपापचय हो गया, शारीरिक संगठन, कोशिकीय संरचना। ठीक है, ये पॉइंट भी देखने को मिलते हैं। प्रश्न 7 पूछा है, पुष्प क्या है। पुष्प की बात की जाए तो पुष्प वास्तव में पत्तियों का ही रूपांतरण है। यह अपने डंठल के पुष्पासन पर लगा रहता है, इसे पुष्प वृंत कहा जाता है। पुष्प का निर्माण कली से होता है, जो कि हरी पत्तियां निपत्रों से ढकी रहती हैं। साथ ही पुष्प के भागों की बात की जाए तो 4 मुख्य भाग देखने को मिलते हैं, बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, ये मुख्य भाग होते हैं। प्रश्न 8 पूछा है, खिड़कियों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो खिड़कियों में साधारण या मृदु कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 9 पूछा है, वर्धी जनन की 2 विधियां बताइए। वर्धी जनन की 2 विधियों में पहला है जड़ों द्वारा वर्धी जनन, इसके उदाहरण है डहेलिया और शकरकंद। दूसरा है तनों द्वारा वर्धी जनन, इसके उदाहरण है आलू, प्याज, हल्दी और लहसुन। तो इस तरह से आप वर्धी जनन की 2 विधियों के बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न 10वां पूछा है, जड़ों के प्रकार बताइए, यानी जड़ कितने प्रकार की होती है। तो जड़ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ की बात की जाए तो मूसला जड़ का निर्माण बीजों के अंकुरण से होता है, जो पौधों की मुख्य जड़ कहलाती है, जिसके आसपास छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न होती हैं, जो पौधों के लिए जमीन से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। साथ ही बात की जाए अपस्थानिक जड़ों की, तो इन जड़ों का निर्माण पेड़ के तने द्वारा होता है। यह तने के आधार पर विभिन्न शाखाओं से पैदा होते हैं या भूमि के भीतर अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। यह पौधों के लिए श्वसन क्रिया का कार्य करती हैं। इन जड़ों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, रेशेदार जड़ें और वायवीय जड़ें। ठीक है, तो ये हो गए जड़ों के प्रकार। प्रश्न 11 पूछा है, अलैंगिक जनन की 2 विधियां बताइए। तो अलैंगिक जनन की 2 विधियां हैं, विखंडन द्वारा और कलिका द्वारा। विखंडन द्वारा जब जीव पूर्ण विकसित होता है तब यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है, इसे ही विखंडन कहते हैं, जबकि कलिका में कलियों द्वारा होता है। प्रश्न 12 दिया है, 3 कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए। कीटभक्षी पौधों की बात की जाए तो कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। ये पौधे होते हैं ड्रोसेरा, नेपेंथीस और यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, ये पौधे इसीलिए कीटों का भक्षण करते हैं ताकि ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकें। प्रश्न 12 पूछा है, पौधों के कितने भाग होते हैं, उनके नाम बताइए। तो पौधों के 5 भाग देखने को मिलते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। ये पौधों के मुख्य भाग होते हैं। प्रश्न 14 देखेंगे, परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये आपका BTC 2015 और जो 2015 में सेकंड टाइम पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर दिया है, मक्का में 20, टमाटर में 24, आलू के पौधों में 48 यानी 48 तथा ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में आप सभी जानते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर परागकण की बात की गई है। प्रश्न 15 देखेंगे, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है और कोशिका भित्ति सेलुलोज
या सेल्यूलोज नामक पदार्थ की बनी होती है या मुख्य भाग होती है पादप के लिए। प्रश्न 16 देखेंगे, क्लोरोफिल के 2 प्रमुख कार्य बताइए। तो आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल पत्तियों में यानी हरी पत्तियों में पाया जाता है। पहला इसमें पॉइंट है, इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। सेकंड पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो ये हो गए क्लोरोफिल के 2 प्रमुख कार्य। प्रश्न 17 है, बीजों के प्रकीर्णन की दोलछेप प्रक्रिया क्या है। यहाँ पर उत्तर दिया है, फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज हवा में बिखर जाते हैं, इसे दोलछेप प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे पोस्ता में। बीजों के प्रकीर्णन की बात की जाए तो पेड़ पौधे बीजों द्वारा ही बनते हैं, इसलिए बीजों का प्रकीर्णन अति आवश्यक है। बीजों के प्रकीर्णन के लिए प्रकृति द्वारा कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। बीजों के प्रकीर्णन की कई सारी विधियां हैं, जैसे जल के माध्यम से, फलों के माध्यम से, वायु के माध्यम से और जंतुओं के माध्यम से। ठीक है, प्रश्न 18 दिया है, देखिए प्रकीर्णन क्या है, इसमें पूछ ही लिया है। 18 है, प्रकीर्णन क्या है, इसकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। प्रकीर्णन को अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर देख लेते हैं। परागकण बीजों का वातावरण में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां जल द्वारा, हवा द्वारा, कीटों द्वारा और पक्षियों द्वारा या जंतुओं के माध्यम से प्रकीर्णन कार्य होता है। ठीक है, प्रश्न 19 दिया है, पौधों में कितने प्रकार से जनन होता है। जनन की बात की जाए यानी पौधों में जनन की हो या जीवधारियों में, तो जनन जीवधारियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। इस प्रक्रिया में जीवों की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है। प्रश्न जितना पूछे आपको उतना ही आंसर देना है। मैंने कई सारी चीज़ें समझाने के लिए बताई हैं, लेकिन आप उतना ही आंसर लिखेंगे जितना प्रश्न पूछे, क्योंकि आपके पास समय 1 घंटे का रहता है। आपको काफ़ी सारे प्रश्न, यानी आप बात करते हैं अगर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की, तो उनकी संख्या 5 है, अति लघु की 6 और लघु प्रश्नों की 7 है। इतने प्रश्न यानी टोटल 18 प्रश्न आपको हल करने रहते हैं 1 घंटे के अंतर्गत। इसमें पूछा है पौधों में कितने प्रकार से जनन, तो पौधों में वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये 3 प्रकार से देखने को मिलता है। प्रश्न 20 पूछा है, जड़ का प्रमुख कार्य बताइए। जड़ की बात की जाए तो जड़ भूमि से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करते हैं। और दूसरा पॉइंट है, जड़ पौधों को भूमि में स्थिर रखती हैं। आप सभी जानते हैं कि जो जड़ होता है वो पौधे का मुख्य भाग होता है। जड़ें पौधों का वह भाग है जो प्रकाश, वायु, अंधकार, उजाला सभी को दूर करता था, भूमि के अंदर ये दबा रहता है। ठीक है, ये प्राइमरी भाग कहलाएगा, यानी प्राथमिक भाग होता है पौधे का। और जड़ों के प्रकार मैंने बताए हैं, 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। प्रश्न नंबर 21 है, सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए अथवा पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। तो इस तरह से ये 2 अलग अलग तरीकों से पूछा था बीटीसी 2017 और 2015 में। तो यहाँ पर पुष्प के 4 भाग मैंने आपको पहले ही बताए थे, बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग और जायांग। बाह्यदल या बाह्यदल पुंज पुष्प के खिलने से पूर्व आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं। पुष्प खिलने के उपरांत यह भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। रंगहीन बाह्यदल पुंज दल पुंज का भी कार्य करते हैं। कभी कभी यह फलों के प्रकीर्णन में भी सहायता देते हैं या रोमदार रचना में बदल जाते हैं, तब इन्हें रोम गुच्छ कहते हैं। दल पुंज की बात की जाए, यह परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। और अगर बात की जाए दलपुंज की, तो हरा दलपुंज भोजन निर्माण का कार्य भी करता है या पुंकेसर तथा अंडक की रक्षा करते हैं। वहीं बात की जाए पुमंग की, तो जो पुमंग होता है इसका कार्य परागकण उत्पन्न करना। और जायांग, ये आप स्त्री केसर भी इसे कहते हैं, स्त्रीलिंग चक्र में वर्तिकाग्र का कार्य परागकणों को ग्रहण करना, वर्तिका का कार्य परागनली को अंडाशय तक पहुंचाना। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं पुष्प के भागों के बारे में। प्रश्न नंबर 22 दिया है, गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए। ये आपका बीटीसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ से जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को शामिल किया जा रहा है। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाह्य से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। यानी आप कह सकते हैं F बराबर m × A।
इसे संवेग के नियम के नाम से भी जानते हैं। इसका उदाहरण यानी एग्जाम्पल की बात की जाए तो जो खिलाड़ी होते हैं वो बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेते हैं? क्योंकि वे आती हुई जो बॉल है या गेंद है उसकी गति को या वेग को कम करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपका बीटीसी 2015 में जो सेकंड टाइम पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। अगर बात की जाए पारदर्शी पदार्थों की तो ये पदार्थ या वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहा जाता है और उनका यह गुण पारदर्शिता कहलाता है। जैसे पानी हो गया, कांच हो गया। ठीक है। उसके बाद अपारदर्शी पदार्थों की बात की जाए तो वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख नहीं सकते उन्हें अपारदर्शी कहा जाता है, उनका यह गुण अपारदर्शिता कहलाता है। जैसे वायु। और इसके अलावा कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें धुंधला दिखाई देता है, इन्हें पारभासी कहा जाता है। जैसे तेल लगा कागज हो गया, बटर पेपर, पॉलीथीन आदि। ठीक है। प्रश्न 24 पूछ रहा है, डॉक्टरी थर्मामीटर से या डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के कितने डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत जो ताप है उसे माप सकते हैं? बीटीसी 2017 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर उत्तर दिया है, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को माप सकते हैं। ठीक है। वहीं अगर बात की जाए मानव शरीर का सामान्य ताप तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ताप को इसके मात्रक के साथ ही व्यक्त किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है, ये आज का लास्ट प्रश्न है, अलैंगिक जनन की 2 विधियां या प्रकारों के नाम बताइए। तो अलैंगिक जनन की कई सारी विधियां देखने को मिलती हैं, जैसे विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, खंडन हो गया और कायिक प्रवर्धन तथा बीजांडुओं द्वारा। ठीक है। तो कई सारी अलैंगिक जनन की विधियां देखने को मिलती हैं। ये भी आपका बीटीसी 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाएगी, यानी इसके जो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे वो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को लेकर के बात करेंगे। उम्मीद है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।